Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about muscles, its types and its mechanism of action. Okay, so first of all we will talk about what are muscles. Muscle is a specialized tissue and its origin is from mesoderm. ठीक है, सो क्या होता है कि हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो जो मसल्स का ओरिजिन है वो होता है मेसोडर्म से। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन होता है तो उसका 40 से 50% टोटल बॉडी वेट जो है वो मसल्स का होता है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मसल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मसल्स के पास प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, contractility, extensibility and elasticity. Okay, muscles have been classified using different criteria, namely location, कि लोकेशन के बेसिस पे हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं, या फिर उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे कि कैसे दिखती हैं वो, जैसे कि उसके अंदर बैंड्स हैं या नहीं है। ठीक है, और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी के वो वॉलंटरी हैं या इनवॉलंटरी हैं। तो इस तरीके से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स जो बोन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, विसरल मसल जो ऑर्गन के साथ एसोसिएट होती हैं, और कार्डिक मसल जो स्पेशली हार्ट के अंदर ही पाई जाती हैं। मसल्स दैट एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट आर कॉल्ड सिनर्जिस्ट एंड मसल्स दैट एक्ट इन अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। तो ये 2 टाइप्स होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर मूवमेंट्स। ओके, अगर वो मूवमेंट एक साथ कर रही हैं तो उसको सिनर्जिस्ट बोलेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको एंटागोनिस्ट बोलेंगे। द मसल्स दैट एक्ट मोस्ट पावरफुली ड्यूरिंग एनी गिवन मूवमेंट आर कॉल्ड प्राइम मूवर्स। ओके, किसी भी मूवमेंट के लिए जो मसल सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसको हम प्राइम मूवर्स बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, मतलब बोन के साथ एसोसिएट होती हैं। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप्ड मतलब इसके अंदर डार्क एंड लाइट अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं। ओके, और तभी हम इसको स्ट्रिप्ड मसल्स या स्टायरेटेड मसल्स बोलते हैं। इसको हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये स्टायरेशन हमें विजिबल होती है। ओके, एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में, हमारे विल में होती हैं कि हमने उससे क्या काम लेना है, कब लेना है। ओके, सो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है ये, तभी हम उसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। ओके, एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, जब हमने बॉडी का गेस्चर पोस्चर चेंज करना होता है तो पोस्चर चेंज में स्केलेटल मसल्स का सिग्निफिकेंट रोल होता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा विसरल मसल्स। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ अ हॉलो, हॉलो मतलब जो अंदर से खाली हो। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स, विसरल मतलब सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम जो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, और साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसके अंदर जो मसल्स होती हैं उसको हम विसरल मसल्स बोलते हैं। दे डोंट एग्जिबिट एनी स्टायरेशन, मतलब इसमें कोई डार्क एंड लाइट अल्टरनेटिव बैंड्स नहीं होते, एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टायरेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं फीमेल में वो भी स्मूथ मसल्स होती हैं। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसकी एक्टिविटी हमारे नर्वस सिस्टम में कंट्रोल में नहीं होती, हमारी विल में नहीं होती। ठीक है, देयर फॉर दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड की मूवमेंट के लिए और फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमीट्स की मूवमेंट के लिए इनका रोल होता है। ओके, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल
इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स, मतलब मसल का जो बंडल होता है उसको फेसिकुलस बोलते हैं। ओके, एंड दीज फेसिकुलस आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। ओके, जो कि कोलाजन की बनी होने के कारण इसको हम कोलेजियस बोलते हैं। ठीक है, कोलाजिनस मतलब कोलाजन प्रोटीन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। क्लियर है, एक जो मसल बंडल है उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, मोनोमर। ईच मसल फाइबर आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, सार्को का मीनिंग मसल होता है, लेमा का मीन्स कवरिंग या मेम्ब्रेन होता है। ओके, और इसके अंदर होता है सार्कोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। मसल फाइबर्स आर अ सिंसाइटियम एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते तो हम उसको सिंसाइटियम बोलते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स के अंदर होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, वो होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है मसल्स की कंट्रक्शन में। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है मसल्स का वो होता है मायोफिब्रिल। ओके, तो मायोफिब्रिल जो है वो एम्बेडेड होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म। तो बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलने के बाद मतलब यूनाइट होके बनाते हैं एक मसल फाइबर। ओके, तो जो मसल फाइबर हैं वो बने हुए हैं मायोफिब्रिल्स के। ओके, तो जो मायोफिब्रिल है, हर मायोफिब्रिल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ओके, तो बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलकर एक जो बंडल क्रिएट होता है मसल फाइबर्स का, सॉरी फिब्रिल्स का, तो उससे बनता है एक फाइबर, और उस फाइबर के ऊपर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, तो पेरीमाइसियम जिसके ऊपर है स्ट्रक्चर के ऊपर उसको हम बोलते हैं फेसिक्यूलस। फिर आगे उसके ऊपर बहुत सारे फेसिक्यूलस यूनाइट होकर एक एंटायर मसल तैयार होती है, और उस एंटायर मसल के ऊपर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपीमाइसियम। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर in the presence of large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm called myofilament और myofibril। ओके, मतलब जो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी मसल फाइबर का वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, जिसको हमने बोला मायोफिलामेंट। मायो का मीनिंग होता है मसल्स। ओके, और इस मायोफिलामेंट को ही हमने मायोफिब्रिल भी बोला है। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। ओके, तभी हम इसको बोलते हैं स्टाइरेटेड मसल्स। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्टाइरेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। सो वो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो एक्टिन एंड मायोसिन का ही रोल है मसल्स की पूरी वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर, लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड कॉल्ड आई बैंड। जो लाइट बैंड है उसको आई बैंड बोलते हैं, और आई का यहाँ पे मीनिंग है आइसोट्रॉपिक बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड, और ए का मीनिंग है एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, एंड कंटेन मायोसिन, मतलब जो ए बैंड है उसके अंदर मायोसिन है। ओके, आई बैंड के अंदर एक्टिन, ए बैंड के अंदर मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं मसल्स की। Both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril। ये इसका अरेंजमेंट है। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर। एक्टिन जो फिलामेंट है वो थिन होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। ओके, तो एक्टिन, टिन से थिन, ऐसे आपने याद रखना है कि जो एक्टिन है वो थिन है। ओके, जो मायोसिन है वो थिक है। Hence are commonly called thin and thick filament respectively in the center of each eye band। आई बैंड जिसको लाइट बैंड बोला हमने, is an elastic fiber called जेड लाइन। मतलब हर आई बैंड के सेंटर के अंदर में एक लाइन है जिसको बोलते हैं जेड लाइन। ओके,
विच बाइसेक्ट इट, मतलब जो आई जो बैंड है उसको डिवाइड करती है ये दो पार्ट्स में, जेड लाइन, और जो दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। ओके। थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन। थिन मतलब जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, वो फॉर्मली अटैच है जेड लाइन के साथ। Thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. Okay, the A and I bands are arranged alternately throughout the length of myofibril. मतलब myofibril की जितनी भी लेंथ है पूरी लेंथ के अंदर A band I band A band I band alternatively arrange होते हैं। Okay, the portion of this myofibril between two successive Z lines is considered as structural unit of the contraction. Okay, structural and functional unit of the contraction and called sarcomere. In a resting state, the edge of thin filament on either side of the thick filaments partially overlap. जब रेस्टिंग स्टेज में होती है मसल तो उसमें क्या होता है कि जो थिन फिलामेंट के एजेस हैं वो थिक फिलामेंट को पार्शली ओवरलैप करते हैं। ओके, ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट्स लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, मतलब जो सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का है, मायोसिन का है, वो फ्री रहता है। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। ओके, तो ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसको एच जोन कहते हैं, किसको जेड लाइन कहते हैं, और सार्कोमियर क्या है। ठीक है, सो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जैसे एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं वो जब मसल रिलैक्स स्टेट में है तो एक्टिन का बहुत थोड़ा सा जो पार्ट है वो मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जब आप कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में दिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो एक्टिन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ मायोसिन की कवर कर रही है, मतलब जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक के ऊपर स्लाइड करता है, और इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है इट वाज गिवन बाय हग्सले एंड हग्सले। ओके, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, और सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई है मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, each actin that is thin filament is made of two F actins, that is filamentous actins, and they are helically bound to each other, and each F actin is further made up of polymer of monomeric G actins, and G stand for globular actins. Okay, so next हम बात करेंगे two filaments of another protein called tropomyosin also run close to the F actin, ओके, जिसको हमने बोला था फिलामेंटस एक्टिन, थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब जितनी टोटल लेंथ है किसी एफ फिलामेंट की तो उसके साथ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन भी रन करती है। अ कम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन, मीन्स ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन ट्रोपोनिन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एट रेगुलर इंटरवल्स। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ओके, मतलब क्या हुआ कि जो ट्रोपोनिन है इसका एक यूनिट क्या करता है, मास्क करता है, मतलब प्रेस करता है किसको, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन को एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। ओके, ईच मायोसिन दैट इज थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मतलब मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूएंट वन थिक फिलामेंट, मतलब जो मायोसिन का एक थिक फिलामेंट होता है उसको बनाती हैं बहुत सारी मोनोमेरिक प्रोटीन्स, जिसको बोला है मीरोमायोसिन। एंड ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वन पार्ट इज ग्लोबुलर हेड, ठीक है, विद शॉर्ट आर्म, एंड सेकेंड पार्ट इज टेल। द फॉर्मर बीइंग हैवी इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन and the tail part is called light myromyosin.
द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब बाहर की तरफ निकलता है ये, एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड नोन एज क्रॉस आर्म। ठीक है, तो इसको क्रॉस ब्रिज भी हम बोल सकते हैं। ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम, जो हेड पार्ट है उसके अंदर एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है, मतलब जो इसी का हेड पार्ट है वही एंजाइम के तौर पे काम करता है। ओके, एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। जो ग्लोबुलर पार्ट है दैट इज द एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक मायोसिन फिलामेंट जो नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पड़ी है ट्रोपोनिन, और साथ में आप देख पा रहे हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मायोसिन मोनोमर दैट इज मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का क्या अरेंजमेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय H.E. Huxley and Huxley. Okay, and this theory states that the contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over the thick filament, means actin over myosin. Muscle contraction is initiated by a signal sent by central nervous system by a motor neuron. ओके, तो मोटर न्यूरॉन से जब सिग्नल मिलता है तब मसल कंट्रक्शन इनिशिएट होती है। मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। ओके, जो मोटर न्यूरॉन है जब वो मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होता है तो पूरी एक यूनिट बनती है। ओके, और इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। दैट इज द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, मतलब वहाँ पे न्यूरॉन और मसल कनेक्ट हो रहे हैं, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मोटर एंड प्लेट। ओके, न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन होता है, मतलब जो भी हमारी इम्पल्सेस होते हैं बॉडी के अंदर तो वो एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में ही ट्रांसफर होती हैं, विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। ओके, सार्कोलेमा क्या है, जैसे कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वैसे इसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला है, तो सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, जो ये पोटेंशियल क्रिएट होगा पूरे मसल फाइबर के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम रिलीज हो जाएंगे टी ट्यूब्यूल से। ठीक है, इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल lead to binding of calcium with subunit of troponin on the actin filament and thereby remove the masking of active site for myosin। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा। ओके, तो ट्रोपोनिन ने जिस साइट को मास्क किया हुआ था वो साइट अब फ्री हो जाएगी और उस साइट के ऊपर मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो नाउ यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन। ओके, तो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ जाकर कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड। ओके, ए बैंड जिसको हम डार्क बैंड बोल चुके हैं। The Z line attached to these actins are also pulled inward, thereby causing shortening of sarcomere that is contraction। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो शॉर्ट होगी। ओके, ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। जो लाइट बैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। वेयर एज द ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, मतलब जो डार्क बैंड है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट एग्जाम के लिए भी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो।
Myosin releasing the ADP and P goes back to relaxed state. Okay. A new ATP, that is adenosine triphosphate, bind with cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head. Okay, क्योंकि myosin head के अंदर ATPase enzyme है. And the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing the further sliding. मतलब जो ये क्रॉस ब्रिज बनता है, टूटता है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता है जब तक कैल्शियम आयन जो है कंप्लीटली बैक पंप नहीं हो जाते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. ओके, इट मीन्स द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयंस आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट. तो जो एक्टिन फिलामेंट को फ्री किया था मायोसिन के बाइंड करने के लिए, ओके, तो वो दोबारा जब तक मास्क नहीं हो जाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है. दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन. ओके, तो जब रिलैक्स होएगी मसल तो जेड लाइन अपनी पोजिशन में वापस आ जाएंगी. रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू अकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. मतलब अगर बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है मसल के अंदर, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है अकमुलेट हो जाता है ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर्ड फूड होता है मसल्स के अंदर. तो इससे क्या होता है, इससे फटीग होती है. ओके, मसल कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट्स कॉल्ड मायोग्लोबिन. तो जैसे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है तो मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन है. मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस. ओके, जिसके रेड फाइबर्स होंगे ज़्यादा तो उसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा. सो सच मसल्स आर नोन एज रेड फाइबर्स. ओके, These muscles also contain plenty of mitochondria, मतलब काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनमें, which can utilize large amount of oxygen stored in them for ATP production. These muscles therefore also called aerobic muscles. Okay, जो रेड फाइबर वाली मसल्स हैं इसको हम एरोबिक मसल्स बोलते हैं. Some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore they appear as pale or whitish. ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं वाइट फाइबर्स. ओके, या फिर पेल येलो फाइबर्स भी हम इसको बोल सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन दैम. मतलब वाइट फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, सो दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी. सो दैट्स वाई वी कैन कॉल देम एनारोबिक मसल्स. Clear? So this was all about muscles and their mechanism of action. Thanks for watching.